कि जो ये हम अर्थ को व्यू कर रहे हैं ये हम नॉर्थ साइड से कर रहे हैं, तो इसमें जो घूमने की डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऐसे। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज नज़र में आ रहा है, पर लेकिन स्पेस में ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी और साइड से देख नहीं सकते। आप अपनी स्पेसशिप नीचे लेके चले जाओ तो इसका व्यू जो आपको आएगा वो फिर क्लॉकवाइज आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल है, ना कि जस्ट वेस्ट टू ईस्ट। तो उसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ओब्वियसली अगर कोई 3D इमेजिन कर रहा है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में पूछे कि वेस्ट टू ईस्ट कैसे अगर इस डायरेक्शन देखा जाए तो वो ईस्ट टू वेस्ट है, दैट्स अ वेरी इंसाइटफुल क्वेश्चन। तो हमें स्पेसिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल कि क्यों काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब यही था कि अगर हम सर्दर्न साइड से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज नज़र आएगा, ना कि काउंटर क्लॉकवाइज। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सोलर डे एंड साइडेरियल डे पे। इसका मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ कि अगर ये सन है एंड ये अर्थ की थोड़ी सी इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक पोर्शन है, एंड अर्थ पहले यहाँ पे है, क्योंकि वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रहा है तो वो थोड़ा आगे भी जाएगा रोटेट करते करते। मान लो वो आगे जाके यहाँ पे आ गया, एंड इस अर्थ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और यही पॉइंट यहाँ पे ए सेम। तो जब ये अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर लेगा तो ये यहाँ पे आएगा। अभी ए पॉइंट की डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट सन की तरफ है, अभी इसकी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसने 360 डिग्री रोटेशन कर ली है, पर इसको सन अभी नज़र में नहीं आया है। इस 360 डिग्री रोटेशन में कितना टाइम लगा अर्थ को? 23 आवर्स एंड 56 मिनट। पर लेकिन हमारा दिन तो तभी स्टार्ट होएगा जब सनराइज़ होएगा, तो इस ए को सन देखना ज़रूरी है। तो इस सन को देखने के लिए इसको हल्का सा और रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवॉल्व करते करते थोड़ा आगे जा चुका है, तो अब सन को देखने के लिए इसको थोड़ा सा और मुड़ना पड़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा रोटेशन करनी पड़ेगी 360 डिग्री प्लस जो रोटेशन करनी पड़ेगी, मतलब इस 360 डिग्री से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोटेशन, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा। वो टाइम क्या है? इसको 4 मिनट लगेंगे। तो 4 मिनट अगर ऐड कर दें तो दैट मीन्स इसको सन को देखने के लिए 24 आवर्स की रोटेशन करनी है, और अगर सिर्फ 360 डिग्री रोटेट करना है तो वो 23 आवर्स 56 मिनट में हो जाएगा। तो अब इसमें से जो ये 23 आवर्स वाला टाइम है 56 मिनट वाला, इसको कहते हैं हम साइडेरियल डे, एंड ये 24 आवर्स वाले को हम कहते हैं सोलर डे। इसको याद कैसे करना है? सोलर डे में सोलर वर्ड है, सोलर मतलब कि सन से कुछ लेना देना होगा, एंड सन को से अगर लेना देना है दैट मीन्स सन को देखने के लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है सन, तो इसको देखने के लिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो एक्स्ट्रा टाइम जो ज़्यादा वाला टाइम है दैट इज़ 24 आवर्स, वो है सोलर डे का, एंड जो कम वाला टाइम है 23 आवर्स 56 मिनट, वो है साइडेरियल डे का टाइम। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टाइम, सोलर डे की डेफिनेशन है ये, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस सो दैट सन अपीयर्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, इट इज़ कॉल्ड सोलर डे। कि जितना उसको रोटेट करने में टाइम लगेगा ताकि सन दोबारा से दिख सके, वो तो है सोलर डे। एंड टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस सो दैट अ डिस्टेंट स्टार अपीयर्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, दैट इज़ 360 रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, उसे हम साइडेरियल डे कहते हैं। तो अब ये यहाँ पे डिस्टेंट स्टार का मतलब क्या है? सपोज़ आप गाड़ी में एज अ पैसेंजर जा रहे हो, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल कॉर्वेट, तो ये कार यहाँ पे जा रही है, तो जो ये रोड साइड पे जो ट्रीज़ लगे होते हैं ये तो बड़ी जल्दी जल्दी पीछे पास आउट हो जाते हैं, मतलब कि अगर आप देख रहे हो आपकी साइड से बड़ी जल्दी तुरंत ऐसे चुटकियों में चले जाते हैं। पर अगर कोई डिस्टेंस बहुत दूर वाला पेड़, अगर आप पेड़ या कोई घर या बिल्डिंग देख रहे हो, वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी साइड में रहती है।
दिस इज़ लाइक कि वो पेड़ या तो आपके साथ चल रहा है, या फिर जैसे सूरज होता है, सूरज या फिर मून, अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपकी वाली खिड़की में से वो दिख रहा है तो वो आपको दिखता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी आगे निकाल ली और मून पीछे रह गया, बिकॉज इतनी 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 दूर है कि वो स्टेशनरी नज़र में आता है। अगर आप कुछ किलोमीटर्स चल भी लिए गाड़ी में तो ऐसा नहीं कि आपको मून या फिर सन नज़र आना बंद हो जाएगा। दैट्स वाई हम एक डिस्टेंट स्टार को थ्रेशहोल्ड मान रहे हैं, ताकि हमें सिर्फ 360 डिग्री रोटेशन करनी पड़े। सन तो काफ़ी नज़दीक है अर्थ के एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंट स्टार, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा हमको रोटेशन करनी पड़ेगी। फिर आते हैं हम अगले कंसेप्ट पे, लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन। It is the maximum along equator and it reduces with an increase in latitude. अब ये होती क्या है मुझे बताने दो कि suppose this is a rotating body, ठीक है। लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन कैसे आइडेंटिफाई होती है कि अगर ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो अगर हम इस रोटेटिंग बॉडी के सरफेस पे या इवन अंदर भी कोई पॉइंट ले, बट सपोज सरफेस पे लें, तो ये वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इन सारे पॉइंट ए बी सी की लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन हम लाइक कैसे बता सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा है। तो वो होती है भाई, जो पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उसकी लीनियर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। जो जितना पास में होगा, जैसे कि ये ए है, उसकी उतनी कम होगी। तो हम देख सकते हैं कि ओब्वियसली सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बी का है, बी की सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड नंबर पे सी की होगी, एंड सबसे कम ए की लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन होगी। अब इसी कंसेप्ट को हम अर्थ के उसमें अप्लाई करते हैं कि अर्थ है ऐसे टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लीनियर स्पीड होगी एंड पोल्स पे सबसे कम होगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्यों समझा दिया मैंने क्यों लीनियर स्पीड क्या होती है। इट इज़ मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर एंड रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड कैसे इंक्रीज़ करेगा, ये 0 डिग्री है, ये आगे 30, 60, 90 एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही पड़ रहा है 90 डिग्री, तो दैट मीन्स बिल्कुल ही कम ही स्पीड होगी, बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया। इट इज़ अबाउट 1000 माइल्स पर आवर अलोंग द इक्वेटर पे 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से एक पॉइंट रोटेट कर रहा है, ठीक है। हम रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, वो भी लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन। That is why satellites and other space missions are launched closer to the equator so that it provides for an initial thrust. तो इसी करके जो मिशंस होते हैं, स्पेस मिशंस, वो कंट्रीज़ कोशिश करती हैं कि जो कंट्रीज़ इक्वेटर पे बेस्ड हैं, लोकेटेड हैं, उनसे हम कोई जॉइंट कोलैबोरेशन करके हम उनके स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दे, क्योंकि इक्वेटर पे ऑलरेडी लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन जो प्रेजेंट है वो आपको एक इनिशियल थ्रस्ट दे देती है एंड थोड़ा सा फ्यूल हमारा बच जाता है, वरना इग्निशन ज़्यादा चाहिए होगी उसको उड़ाने के लिए। फिर चलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अब देखिए कि अर्थ है और ये हमारा सन है, तो ये लाइट जो मार रहा है वो हाफ पोर्शन पे पड़ेगी अर्थ के एग्जैक्टली। तो ये वाला होगा दिन, इस वाले पोर्शन में होगा, इधर वाले में होगा रात। तो ये जो दिन और रात के बीच में जो एक लाइन बनी है ना, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। Simple. So it divides the region of day and night, and occurrence of day and night is the most important application of rotation of earth. तो देखो भाई, अगर हमारा ये जो सन है रोटेट ना कर रहा होता, तो ये जो पॉइंट ए है इसको हमेशा
ऑल थ्रू द ईयर सन की तरफ मुँह रहता, तो इस वाले हाफ में हमेशा गर्मी रहती एंड इस वाले हाफ में हमेशा सर्दी रहती। टू बी प्रिसाइज फ्रोज़न रहता ये हाफ पार्ट अपना अर्थ का। एंड इससे हमें क्या पता चलता है कि सर्वाइवल ही ना होता फिर, क्योंकि इतनी गर्मी अगर सारा को मिला के एग्रीगेट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट देखे तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि सर्वाइव ही ना कर पाते हम। तो ये जो हमारा अर्थ रोटेट कर पा रहा है ना, इसकी वजह से ये जो पीछे वाला एक्स पॉइंट है 12 आवर्स के बाद ये भी सनलाइट को फेस कर पा रहा है एंड फिर 12 आवर्स के बाद ये पीछे चला जा रहा है, तो अपने आप को कूल डाउन करने का टाइम मिल पा रहा है। तो इससे हमारा टेम्परेचर बैलेंस बना रह रहा है। अगर ये ना होता रोटेशन तो मेरे ख्याल से तो अर्थ पे हम ना रह रहे होते। फिर आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, लेट मी टेल यू कि अगर ये हमारा सन है एंड ये हमारा अर्थ है, तो ये सारी लाइट आ रही है ना इस पे, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी ये ऐसे लाइट आ रही है। तो अब हम इसका एंगल नोट करते हैं कि जो ये होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्या होता था प्लेन ऑफ इवेंट, इसके उसमें करते हैं। तो अब जो इक्वेटर पे लाइट आ रही है उसका प्लेन से क्या बन रहा है एंगल, 90 डिग्री। जो यहाँ पे आ रही है इससे प्लेन में थोड़ा सा कम हो गया 80 डिग्री। ऐसे ऐसे करके ये हो गया 70, फिर ये हो गया 60, ऐसे ऐसे करके ये कम 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 होता जाएगा एज वी रीच द पोल्स। तो ये जो एंगल्स बनाए ना, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि लाइट किस एंगल पे पड़ रही है। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज यू कैन इवन हैव अ प्रैक्टिकल एट योर होम, कि ये जो टॉर्च है इससे आप 90 डिग्री करके ना ज़मीन पे लाइट मारो तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, परफेक्ट गोल। ऐसे ये यहाँ पे ऐसे रोशनी आएगी। अब आप इसी टॉर्च को थोड़ा स्लांटिंग वे में पकड़ लो तो इसकी लाइट कुछ ऐसे फैल जाएगी और ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। बट रियलिटी में इसकी इंटेंसिटी, मतलब ये वाला जो सर्कल होगा ये थोड़ा ज़्यादा येलोविश हो गया, ये होगा थोड़ा ज़्यादा येलोविश, क्योंकि इस पूरी टॉर्च की जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी कम एरिया पे फोकस्ड है। बट अब यही सेम इंटेंसिटी बहुत बड़े एरिया पे हमने स्प्रेड कर दी। दैट मीन्स इंटेंसिटी कम होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट इज़ 90 डिग्री हो गया अर्थ के केस में मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। एंड जितना कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतनी कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, दैट वाई इक्वेटर कंट्रीज़ में गर्मी ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे पोल्स पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ लाइक क्लोज टू ज़ीरो, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम है। मतलब वो हमारा जो अर्थ है टिल्टेड है एक्सिस पे, एक्सिस इसकी टिल्टेड है, इस वजह से ये वाला पोर्शन भी थोड़ी बहुत ही लाइट रिसीव कर पा रहा है, थोड़ी बहुत ही लाइट रिसीव कर पाता है जब ये ऐसे ऐसे घूमता है। ये आगे हम सीजन्स वाले टॉपिक में देखेंगे कैसे टिल्ट होता है अर्थ अवे फ्रॉम सन एंड टूवर्ड्स द सन। तो अगर ये जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये ऐसे टिल्टेड ना होती, ये डायरेक्ट ऐसी होती, तो भाई लाइक ऑल थ्रू द ईयर ये वाले पॉइंट को बिल्कुल भी लाइट ना मिलती, और इस पे तो आप जा भी नहीं सकते। फिर अब और ज़्यादा लेवल का फ्रोज़न होता, कोई एनिमल या कोई कुछ में भी छोटे मोटे माइक्रोब्स में भी एग्जिस्ट कर पाते, बट आई डोंट थिंक मेजर लाइफ। तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको पढ़ लेते हैं। सनरेज डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट नियर टू द सरफेस एंड इट डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। हायर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हायर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
अब आते हैं अर्थ की रेवोल्यूशन पे। तो अर्थ का ये स्टोरी है कि अर्थ सन के अराउंड एक परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, थोड़ा सा एलोंगेटेड खींचा हुआ सा सर्कल, कहीं से लंबा कहीं से भीड़ा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ है, ये ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। अब इसमें दो पॉइंट्स आएंगे कि कहीं पे ये सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, जैसे मान लो ये एक्स हो गया, और कहीं पे ये सन से क्लोजेस्ट होगा, मान लो ये वाई हो गया। तो जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा दूर है इसे कहते हैं हम एपीहीलियन, एंड जहाँ पे ये ऑर्बिट में अपनी सबसे ज़्यादा नज़दीक है सन के इसे हम कहते हैं पेरीहीलियन। तो इसको याद कैसे करेंगे कि एपीहीलियन पास वाला है कि दूर वाला है? वेरी फनी वे टू लर्न इट। पेरी इज इक्वल टू प्यार इज इक्वल टू क्लोजनेस। दैट मीन्स पेरीहीलियन में अर्थ सन के काफ़ी क्लोज होगा एंड एपीहीलियन में अर्थ सन के काफ़ी दूर होगा। ये तो होगा थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट। हाँ, पर लेकिन इसका सीजन्स पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता पेरीहीलियन और एपीहीलियन का। ऑलमोस्ट अगर हम इसको परफेक्ट सर्कल ही मान के चलते हैं फॉर द रीज़न की फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम परफेक्ट सर्कल मान के चलते हैं अगर सीजन्स वगैरह की बात करें, जो कि हम आगे करेंगे। बट फॉर नाउ पेरीहीलियन और एपीहीलियन के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब अर्थ जो है वो रिवॉल्व करने में एग्जैक्टली अगर इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, इसी ए पॉइंट पे वापस आने के लिए एग्जैक्ट टाइम कितना लेता है? 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। पर अब जैसे कि पता ही होगा कि हम एक साल में अपने 365 डेज़ रखते हैं, 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स को इग्नोर कर देते हैं कैलेंडर के कन्वीनियंस के लिए, कि अगर मतलब आप 5 आवर्स का एक दिन नहीं रख सकते ना, कि चलो भाई आधा दिन, मतलब लाइक आधा भी नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटली ऐसे हाफ डे तो आप रख नहीं सकते हो। सूरज तो उसी टाइम पे उगेगा एंड सनसेट तो उसी टाइम पे होगा, तो हाफ डे आप रख नहीं सकते, आप इसको इग्नोर कर देते हैं। तो 365 डेज़ का हम एक साल रखते हैं। पर अब ये चीज़ें, ये वाला जो अप्रोक्सीमेट 6 आ रहा है, ये तो इग्नोर ही होता जा रहा है भाई। तो इसको हम कहाँ पे कंपेंसेट करेंगे? क्योंकि अगर इसको कंपेंसेट ना करें ओवर द ईयर्स, आपका कैलेंडर ही ख़राब हो जाएगा। पता चले जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ हो रही हैं एंड सदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ हो रही हैं जनवरी में। तो ये तो नहीं करना है। तो इस करके हम अब मान लो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, ये फोर्थ ईयर हो गया, एंड हर एक में ये इतना टाइम इग्नोर किया जा रहा है। तो फोर्थ ईयर में हम लोग क्या करते हैं? वेरी स्मार्ट डिसीजन। फोर्थ ईयर में ये सारे 5 आवर्स, जो 4 5 आवर्स है ना ये वाले, इनको हम ऐड कर देते हैं। अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स था हमने जो इग्नोर किया, उन चारों को अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 24 आवर्स। तो बेसिकली एक दिन ही बन गया ये। तो इस करके हर 4 साल में वी हैव अ लीप ईयर टू कंपनसेट जो हमने यहाँ पे इग्नोर किया था। बात समझ में आती है? फिर लेट्स टॉक अबाउट क्या रह गया हमारा, कि मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। डन है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, इतना टाइम लगता है, एंड स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन 1 लाख किलोमीटर पर आवर है एवरेज। डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन मैंने बता दी, वेस्ट टू ईस्ट। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन की दोनों की वेस्ट टू ईस्ट है, तो कंफ्यूज होने का कोई रीज़न नहीं बनता कि ये जो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज अगर हम इस सोलर सिस्टम को यहाँ से देखें, ऊपर से देखें, देखने को नीचे से भी देख सकते हैं, तो नीचे से क्लॉकवाइज हो जाएगा। बट एज आई टोल्ड यू, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर हम देख रहे हैं कोई चीज़ तो हम ऊपर से देख रहे हैं भाई, स्पेस में, तो ऊपर से देखते हुए वेस्ट टू
ईस्ट है रेवोल्यूशन भी एंड इसकी रोटेशन भी। फिर आती है पेरीहीलियन, बता दिया कि क्लोजेस्ट टू द सन, ये लाइक ऑन एंड अराउंड 3 जनवरी के आसपास पड़ता है। अब मैंने बताया था कि पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन का सीज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो देख लो पेरीहीलियन का मतलब था क्लोजेस्ट टू द सन, और वो डेट कब पड़ रही है 3 जनवरी में, 3 जनवरी में। तो सोच लो कि अगर कोई कहे कि यार इसका सीज़न पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, 3 जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए सर्दियाँ होती हैं जनवरी में, पर लेकिन ये क्लोजेस्ट है तब सन, नहीं सर्दियों में कोई कमी नहीं आ रही, हो रही हैं फिर भी। एपीहीलियन है फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ये 4 जुलाई। देखो एपीहीलियन जो सन से दूर है वो जुलाई में पड़ रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जुलाई में कौन सी सर्दियाँ हो रही है भाई, नहीं हो रही। तो ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, लेक्चर ख़त्म हो गया, टॉपिक भी अच्छा खासा ख़त्म हो गया। ये हर लेक्चर के बाद में ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू डू ट्राई देम एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई ट्राई टू टेक देम। ये कोई PYQs नहीं है, बट जो पढ़ाया है ना स्टैटिक, उसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन एंड कंसेप्ट क्लियरिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एंड सिलेबस हम अपना कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।